नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का तीसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कुंवर नारायण जी की 2 कविताएं दी गई हैं। पहली कविता है कविता के बहाने और दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। कविताओं को पढ़ने से पहले हम कवि का परिचय पढ़ेंगे और उसके बाद में कविता का जो सामान्य परिचय, कविता का जो सारांश हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है वो पढ़ेंगे और उसके बाद हम कविता की व्याख्या करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कवि परिचय से। कुंवर नारायण जी का जन्म हुआ था 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश में। फिर है इनकी प्रमुख रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह है जो 1956 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद में परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये इनके काव्य संग्रह हैं। आत्मजयी जो है वो उनका प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास से इनका कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले इनकी समीक्षात्मक पुस्तक है और मेरे साक्षात्कार नाम से इनकी एक सामान्य रचना है। आगे देखेंगे इनके पुरस्कार दिए हुए हैं, इनको कौन कौन से प्रमुख पुरस्कार मिले हुए हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये इनको प्रमुख पुरस्कार मिले हुए हैं। आगे आप देख रहे हैं यहाँ पे कुंवर नारायण जी की एक प्रसिद्ध उक्ति दी हुई है। क्या कह रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं कि न जाने कब से बंद, एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाज़ा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। गर्द का मतलब होता है धूल, मिट्टी, डस्ट। एक पुरानी किताब है जिसको हमने पढ़ लिया हो या फिर किसी कारणवश उसको रख करके हम भूल जाते हैं, काफ़ी दिनों तक उसको देखते ही नहीं हैं, तो वो जो किताब होती है उस पर धूल मिट्टी जम जाती है और फिर हम उसको खोलते हैं। इसी तरह क्या कह रहे हैं कि ना जाने कब से मेरे भी किस्मत का या जीवन का जो बंद दरवाज़ा था वो एक दिन खुला, और इस तरह खुला जैसे गर्द यानी धूल से ढकी हुई एक पुरानी किताब खुलती है। आगे देखिए। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की थी। उन्होंने कविता के अलावा चिंतनपरक लेख, कहानियाँ, सिनेमा और अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं, किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही है। कुंवर नारायण जी ने लेख भी लिखे हैं, कहानियाँ भी लिखी हैं, सिनेमा के लिए भी इन्होंने लिखा है और विभिन्न कलाओं की समीक्षाएं भी इन्होंने लिखी हैं। लेकिन इनकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि, सबसे ज़्यादा पहचान किसकी वजह से हुई है? कविता की वजह से हुई है, कविता की विधा की वजह से हुई है। और इन्होंने अपने सृजन कार्य में, अपने लेखन कार्य में कविता को ही प्राथमिकता दी है। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंध की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसी प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ कवि कह रहे हैं कि नई कविता के दौर में, जो वर्तमान समय में कविता का दौर चल रहा है वो है नई कविता का दौर। इस समय में क्या हो रहा है? कवि के समय में भी ये नई कविता का दौर चल रहा था और अभी भी ये नई कविता का दौर ही चल रहा है।
तो देखिए कवि इस समय क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि इस समय में प्रबंध काव्य का स्थान कौन ले रही थी, प्रबंध की दावेदार लंबी कविताएं ले रही थी। इस समय में क्या हम देख रहे हैं कि प्रबंध काव्य नहीं रचे जा रहे हैं, लंबी कविताएं ही प्रबंध काव्य का स्थान लेने लग गई हैं। प्रबंध काव्य होता है यानी कि कोई भी प्रमुख जो कथा होती है वो काव्य रूप में होती है और क्रमबद्ध रूप से चलती रहती है और इसमें कथा का क्रम नहीं टूटता है। ये प्रबंध काव्य की कुछ विशेषताएं होती हैं, उसमें निश्चित सर्ग होते हैं कि इतने सर्ग होने चाहिए और उसमें एक नायक होना चाहिए, श्रेष्ठ गुण वाला होना चाहिए। ऐसी प्रबंध काव्य की विशेषताएं हैं। जैसे हम देखते हैं कामायनी जो है वो प्रबंध काव्य है और अपने रामायण महाभारत ये प्रबंध काव्य के महाकाव्य के रूप में माने जाते हैं। तो ऐसे जो काव्य हैं, ऐसे महाकाव्य वर्तमान समय में या नई कविता का जो दौर चल रहा है उसमें नहीं लिखे जा रहे हैं। और ऐसे समय में कुंवर नारायण जी ने अपनी एक प्रबंध रचना लिखी जो थी आत्मजयी, और ये लिख करके इन्होंने भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहपन और वैचारिक धुंध के बजाय, क्या मानते हैं आलोचक कि इनकी कविताओं में व्यर्थ का उलझाव भी नहीं है, अखबारी सतहीपन भी नहीं है और वैचारिक धुंध भी नहीं है। इसके बजाय है क्या, संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन इनकी कविताओं में है। और इसके साथ साथ ही भाषा और विषय की विविधता भी इनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। इनकी जो कविताएं हैं उनमें क्या है, यथार्थ का खुदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी मिलता है। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि जीवन को मुकम्मल यानी कि पूर्ण रूप से समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है और इसीलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नाकुलता इनकी कविताओं के बीज शब्द हैं। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, कवि कर्म की और उनकी कविताओं की क्या क्या विशेषताएं हैं, वो बातें हमें इस पैराग्राफ में बताई गई हैं। इन्होंने क्या क्या लिखा है, इन्होंने लेख भी लिखे हैं, कविताएं भी लिखी हैं, सिनेमा के लिए भी लिखा है, कहानियां भी लिखी हैं, लेकिन इनकी प्रसिद्धि किसकी वजह से हुई है, कविताओं की वजह से ही इनकी प्रसिद्धि हुई है। आगे बता रहे हैं कि इन्होंने ऐसे दौर में, जिस दौर में लंबी कविताएं ही लिखी जा रही थी, प्रबंध कविताएं, प्रबंध काव्य नहीं लिखा जा रहा था, ऐसे दौर में इन्होंने आत्मजयी नामक एक प्रबंध काव्य की रचना की है। और इनकी कविताओं में क्या क्या है, ना उलझाव है, ना वैचारिक धुंध है, संयम, परिष्कार, साफ सुथरापन इनकी कविताओं में है। भाषा और विषय की भी इनकी कविताओं में विविधता देखने को मिलती है। इनकी कविताओं में यथार्थ का खुदरापन देखने को मिलता है, सहज सौंदर्य देखने को मिलता है। ये सब इनकी कविताओं की विशेषताएं हैं जो इस पैराग्राफ में हमें बताई गई हैं। आगे देखिए, कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि हैं। नागर संवेदना यानी नगरीय संवेदना। जैसे हम प्रेमचंद जी को पढ़ते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु को पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि वो ग्रामीण संवेदना के कवि हैं। ग्रामीण जीवन की जो जीवन शैली है उसकी संवेदनाएं उनसे जुड़ी हुई हैं। उसी तरह कुंवर नारायण जी जो हैं वो नगरीय संवेदना से जुड़े हुए कवि हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर वैयक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता से सामने आता है। भले ही इनकी कविताओं में विवरण नहीं देखने को मिलता है, लेकिन इनकी कविताओं में व्यक्तिगत स्तर पर और सामाजिक स्तर पर जो उलझाव होता है, जो ऊहापोह की स्थिति, जो तनाव की स्थिति होती है, वो इनकी कविताओं में पूरी व्यंजकता के साथ हम देखते हैं। एक पंक्ति में कहें तो उनकी तटस्थ वितराग जो दृष्टि है वो नोच खचोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। देखिए यहाँ क्या है, एक तो तटस्थ शब्द है,
वितराग है। नोच खचोट तो आप समझते होंगे, हिंसा प्रतिहिंसा भी आप समझते होंगे। आलोड़ने मतलब उमड़ घुमड़ करके आना, उसके मन में आना। यहाँ पे देखिए कवि क्या कह रहे हैं, यहाँ पे इनकी विशेषता बताई जा रही है एक पंक्ति में कि ये तटस्थ स्वभाव के व्यक्ति हैं। तटस्थ स्वभाव का मतलब होता है निष्पक्ष स्वभाव वाले जो व्यक्ति होते हैं, न्यूट्रल स्थिति वाले जो होते हैं, किसी तरह का कोई पक्षपात जिनमें नहीं होता है, ऐसी दृष्टि वाले कवि हैं जो नोच खचोट और हिंसा से, ऐसी इन सब से मतलब निष्पक्ष रहते हुए भी इनके मन में जो नोच खचोट और हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए डरे हुए जो दुखी व्यक्ति हैं, इन परिस्थितियों से सहमे हुए डरे हुए जो दुखी व्यक्ति हैं, उनकी तरह इनका मन भी क्या है, संवेदनशील मन है। इनका जो संवेदनशील मन है, उनके मन, इस संवेदनशील मन में ये जो हिंसा प्रतिहिंसा या जो फिर ये जो नोच खचोट है, इनके प्रति इनके संवेदनशील मन में विचार आते रहते हैं और उन्हीं संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में हम इन सबको पढ़ सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कविता का परिचय। सबसे पहले इनकी पहली कविता पढ़ेंगे और इसी के साथ उस पहली कविता का परिचय हम पढ़ेंगे। इनकी पहली कविता हमारे पाठ्यक्रम में जो दी गई है वो है कविता के बहाने। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर कुंवर नारायण की दो कविताएं ली गई हैं। पहली कविता है कविता के बहाने, जो इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। शुरू में इनका जो रचनाएं पढ़ी थी उनमें हमने देखा था, इनके काव्य संग्रहों में से एक था इन दिनों, उसी काव्य संग्रह से उनकी ये कविता ली गई है। इस कविता में कवि क्या कह रहे हैं वो हम अब पढ़ेंगे। कवि कह रहे हैं कि आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। इस कविता में कवि बताएंगे, कवि को शंका हो रही है, कवि को आशंका है, डर है कि आज के समय में कविता के वजूद का, कविता के अस्तित्व का क्या होगा। इसी बात की शंका कवि के मन में है और कवि के मन में जब ऐसी शंका उठ रही है, उसी समय कवि के मन से, कवि के भावनाओं से ये कविता निकल करके आई है। कवि को क्या शक है? कवि को शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। कवि को शक हो रहा है, कवि को डर है कि ये जो वर्तमान समय में यांत्रिकता, ये जो तकनीकी का मशीनी जो ज़माना आ रहा है, इस युग में कविता का अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा, उसका क्या होगा। और जब कवि के मन में ऐसे भाव, ऐसे विचार उनके मन में आ रहे हैं, तो ऐसे में यह कविता कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का अवसर देती है। जब कवि के मन में ऐसे विचार उठ रहे हैं कि कविता का अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा, कविता का वजूद क्या होगा, कविता का भविष्य क्या होगा, जब ऐसे विचार कवि के मन में उठ रहे हैं, उसी समय ये कविता भी कवि के मन में उठ कर के आती है। और ये जो कविता है वो क्या बताती है? कविता की अपार संभावनाओं का टटोलने का अवसर देती है। ये बताती है कि कविता की संभावनाएं अपार हैं, कविता का वजूद खत्म होने वाला नहीं है। अब यहाँ ये जो कविता है, कविता के बहाने, ये कवि की एक यात्रा है जो चिड़िया से शुरू करते हैं और फूल से होते हुए ये यात्रा बच्चे तक जाती है। और इसी यात्रा के दौरान कवि बता देते हैं कि कविता का अस्तित्व क्या है, कविता का भविष्य क्या होगा। एक और प्रकृति है और दूसरी ओर भविष्य की तरफ, भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया के उड़ने की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम होते हैं। क्या कह रहे हैं कवि? देखिए यहाँ पे, यहीं पे स्पष्ट कर देते हैं कि कविता का अस्तित्व क्या रहेगा। देखिए यहीं से समझ लीजिए आप लोग क्या कह रहे हैं। चिड़िया की उड़ान की सीमा है। चिड़िया जो है वो एक निश्चित ऊंचाई तक, निश्चित दूरी तक उड़ सकती है, वो सीमाओं में बंधी हुई है। फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, फूल भी जो खिलता है तो उसके साथ ही उसका अंत भी निश्चित
होता है, अर्थात फूल खिलेगा तो मुरझाएगा भी, ये निश्चित है। लेकिन बच्चे के सपने असीम होते हैं, बच्चे के सपने क्या होते हैं, असीम होते हैं, इनकी कोई सीमाएं नहीं होती हैं। और इसी तरह कविता के भी जो क्षेत्र हैं वो असीम हैं। तकनीक के दबाव से कविता का अस्तित्व खत्म होने वाला नहीं है। कवि कह रहे हैं कि बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता है। कविता भी शब्दों का ही खेल, और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि कविता भी एक तरह का खेल ही है, और जिस तरह से खेल में बच्चे किसी तरह की सीमा का कोई स्थान नहीं देते हैं, किसी तरह की बंधन को स्वीकार नहीं करते हैं, उसी तरह कविता भी किसी तरह का कोई बंधन स्वीकार नहीं करती है। और ये जो हम समझते हैं सजीव, निर्जीव, जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान, भविष्य, ये कविता के बंधन नहीं है, ये कविता के उपकरण मात्र हैं। कविता किसी भी तरह का समय का, किसी भी तरह का सीमा का कोई भी बंधन स्वीकार नहीं करती है, ये तो कविता के उपकरण हैं। और देखिए अंत में कवि क्या कह रहे हैं, इसीलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं, चाहे वो घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो, या फिर समय की सीमा ही क्यों ना हो। देखिए कवि अंतिम पंक्तियों में कितने सारगर्भित तरीके से कह रहे हैं कि जहाँ कहीं भी रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ जो भी बंधन हैं, जो भी सीमाएं हैं, वो अपने आप टूट जाते हैं। किसी भी तरह का कोई भी बंधन हो, कोई स्वीकार नहीं करेगा, वो अपने आप टूट जाएंगे। और जब रचनात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी तो कोई बंधन उन्हें रोक नहीं पाएगा, चाहे वो किसी तरह का ही बंधन क्यों ना हो, सीमा का बंधन हो, भाषा का बंधन हो, या फिर समय का ही बंधन क्यों ना हो। कविता किसी भी तरह के बंधन को स्वीकार नहीं करती है, और जब व्यक्ति में रचनात्मक ऊर्जा आती है तो ये सारे बंधन अपने आप ही टूट जाते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं जो मुख्य कविता है वो। ये हमारी कविता है जिसका पहला पद है ये। क्या कह रहे हैं? कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। क्या कह रहे हैं कवि? कवि कह रहे हैं देखिए कवि ये कविता किस लिए लिख रहे हैं? कवि ये कविता इसलिए लिख रहे हैं कि उनके मन में शंका है, उनका मन में एक तरह का डर है कि कविता के भविष्य का क्या होगा, कविता का जो अस्तित्व है वो रहेगा या ख़त्म हो जाएगा। कविता के वजूद को लेकर के उनके मन में एक शंका उठी है, और उसी शंका के समाधान में उन्होंने ये कविता लिखी है। तो सबसे पहले ये कविता जो है उसकी तुलना चिड़िया के साथ करते हैं, और फिर चिड़िया से श्रेष्ठ कविता को वो बता देते हैं। देखिए किस तरह से बताते हैं चिड़िया से श्रेष्ठ कविता को। कविता एक उड़ना है चिड़िया के बहाने। पहली पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि कविता भी एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। जिस तरह से चिड़िया अपने पंखों से उड़ान भरती है, आसमान की ऊंची ऊंची जो उड़ान भरती है, उसी तरह से कविता भी क्या है, एक उड़ान है जो कल्पना और विचारों भावनाओं के सहारे अपनी उड़ान भरती है। तो पहली पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि जिस तरह से चिड़िया उड़ती है, अपने पंखों के सहारे आसमान की ऊंचाइयों को छूती है, उसी तरह कविता भी अपने भावों और अपनी कल्पना के सहारे उड़ती है, ऊंचाइयों को छूती है। लेकिन देखिए दूसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। लेकिन कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं समझ पाएगी। कविता की उड़ान कितनी विस्तृत है, कितनी गहरी है, कितनी ऊंची है कविता की उड़ान, इस बात को चिड़िया नहीं समझ पाएगी। भला चिड़िया क्या जाने, अर्थात चिड़िया उस उड़ान को नहीं समझ पाएगी कि कविता कितनी ऊंची उड़ सकती है।
चिड़िया जो है वो घर के बाहर भीतर इस घर उस घर चारों तरफ उड़ती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। चिड़िया भले घर के बाहर उड़ ले, भीतर उड़ ले, इस घर उस घर चारों तरफ उड़ ले, लेकिन कविता जब अपनी कल्पना शक्ति के पंख लगा करके उड़ती है तो उस कल्पना शक्ति के पंख के रहस्य को चिड़िया क्या जाने, अर्थात चिड़िया उस रहस्य को नहीं समझ सकती। कविता जब पंख लगा करके उड़ती है तो उसके माने यानी मतलब, उसके अर्थ को चिड़िया क्या जाने, चिड़िया नहीं समझ सकती है। तो पहले पद में आपने देखा कि कवि जो हैं वो कविता की और चिड़िया की तुलना करते हैं, लेकिन चिड़िया को कविता के समानांतर नहीं बता रहे हैं। कविता जो है वो चिड़िया से भी ऊंची उड़ती है। चिड़िया जो है वो बंधनों में बंधी हुई है, एक निश्चित दूरी तक, एक निश्चित ऊंचाई तक उड़ सकती है, लेकिन कविता के लिए इस तरह का कोई बंधन नहीं है। वो उसकी जो सीमाएं हैं वो असीम हैं, वो कहाँ तक भी उड़ सकती है, किसी भी ऊंचाई तक उड़ सकती है। सबसे पहले भाषा की बात करते हैं। तो इस कविता की जो भाषा है, इस पद की जो भाषा है वो बहुत ही सरल भाषा है, बहुत ही सुबोध, आसानी से समझने वाली भाषा है। भावों के अनुकूल भाषा का प्रयोग यहाँ किया गया है। तो हम लिख सकते हैं कि कविता की भाषा बहुत ही सरल, सुबोध और भावानुकूल भाषा है। अब बात करते हैं, देखिए आप देख रहे हैं बहाने, जाने, माने, जाने, तो अंत में क्या मिल रहा है, तुक देखने को मिलता है। तो इसमें इस जो पद्यांश है, जो काव्यांश है, इसमें तुकबंदी भी देखने को मिलती है। इसके साथ ही हम देख रहे हैं बाहर, भीतर, इस घर उस घर, इनमें वर्णों की आवृत्ति हो रही है। जैसे बाहर, इसमें भीतर, इनमें भी ब और भय एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले उच्चारणों की वर्णों की आवृत्ति हो रही है। रै की इधर भी आवृत्ति है, इधर भी है, और नीचे वाली पंक्ति में भी ऐसा ही है। तो बार बार वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। आगे हम देखते हैं चिड़िया क्या जाने। यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, प्रश्नवाचक अलंकार होगा। और कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। जिस तरह से चिड़िया उड़ती है उसी तरह कविता को भी उड़ता हुआ दिखाया गया है। यहाँ पे कविता का मानवीकरण किया गया है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से इसका अर्थ हमें समझ में आ रहा है, तो हम इसमें प्रसाद गुण भी कर सकते हैं। इस तरह से ये हो गया इसका शिल्प सौंदर्य। अभी अगला पद देखते हैं। अगला पद है कविता एक खिलना है फूल के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कवि कि कविता जो है वो फूल की तरह खिलती है। जिस तरह से फूल खिलता है उसी तरह से कविता भी खिलती है, कविता भी प्रकाशित होती है। यहाँ कविता, पहले पद में आपने देखा था कि कवि जो कविता की उड़ान है वो चिड़िया के साथ बता रहे हैं, चिड़िया के साथ तुलना कर रहे हैं। दूसरे वाले में कविता जो है उसकी फूल के साथ तुलना कर रहे हैं। कविता की जो यात्रा है चिड़िया से होकर के अब फूल तक आ गई है। तो फूल में क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से फूल खिलता है उसी तरह कविता भी खिलती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। लेकिन कविता के जो खिलने का, जो प्रकाशित होने का रहस्य है, उस रहस्य को फूल क्या जाने, फूल नहीं समझ सकता है, फूल नहीं जान पाता है। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। फूल जब खिलता है तो उसकी जो खुशबू होती है वो हमारे वातावरण में चारों तरफ फैल जाती है।
घर के बाहर, घर के भीतर, इस घर उस घर, पूरे वातावरण में फूल की खुशबू फैल जाती है। लेकिन उस खुशबू के फैलने की भी एक निश्चित सीमा होती है। निश्चित सीमा तक ही वो फूल अपनी सुगंध को फैला सकता है, अपनी खुशबू को फैला सकता है। उससे ज़्यादा उसकी खुशबू नहीं जाएगी। दूसरा है कि फूल जब खिलता है तो उसके साथ ही उसकी परिणति, उसका अंत भी क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन कविता के साथ ऐसा नहीं है। कविता एक बार खिल जाती है, एक बार प्रकाशित हो जाती है, तो उसके साथ ही उसका अंत जो है वो निश्चित नहीं होता है। एक बार जो प्रकाशित हो जाती है उसके बाद में वो कई युगों तक पढ़ी जाती है। जैसे हम देखते हैं कि आज से हजारों साल पहले लिखा गया काव्य भी हम आज पढ़ते हैं और आज भी वो हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक, उतना ही उपयोगी है जितना वो पहले था। हमें उतना ही आनंद प्रदान करता है जितना आनंद वो आज से 1000 साल पहले प्रदान कर रहा था। लेकिन फूल की खुशबू इतने सालों तक नहीं चलती है। फूल की खुशबू तो कुछ समय बाद क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, उसका अंत हो जाता है। तो इस तरह हम फूल और कविता में तुलना नहीं कर सकते। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। क्या कह रहे हैं कवि कि जो बिना मुरझाए महकने का जो रहस्य है, बिना मुरझाए महकने का माने यानी बिना मुरझाए महकने के अर्थ को फूल क्या जाने, फूल क्या समझे, अर्थात फूल नहीं समझ सकते। इस तरह कवि फूल से भी श्रेष्ठ कविता को बता रहे हैं। देखिए, फूल का खिलना, फूल का खुशबू फैलाना, चिड़िया का आसमान की ऊंचाइयों को छूना, ये बहुत ही अच्छे काम, बहुत ही पवित्र काम है। लेकिन उनसे भी कविता श्रेष्ठ बता रहे हैं कवि बता रहे हैं कि कविता इनसे भी कहीं ज़्यादा है। तो आइए कविता का अंतिम पद देखते हैं, अंतिम जो बंद है वो देखते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। यहाँ कवि क्या कह रहे हैं, यहाँ कवि कह रहे हैं कि कविता भी बच्चों के खेल की तरह ही होती है। कवि जैसे बच्चों का खेल होता है, उसी तरह कविता भी जो है वो भावों, विचारों और शब्दों का ही एक खेल है। बाहर भीतर यह घर वह घर, बच्चे जब खेलते हैं तो घर के बाहर, घर के भीतर, इस घर उस घर, सब घरों में चारों तरफ खेलते रहते हैं और किसी तरह का कोई बंधन स्वीकार नहीं करते हैं। उसी तरह कविता भी किसी तरह का कोई बंधन स्वीकार नहीं करती है। सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। देखिए क्या कह रहे हैं, हर पंक्ति में कवि कह रहे थे, देखिए इससे पहले हमने पढ़ा है कि हर जो का पैराग्राफ था उसके अंतिम पंक्ति में जब फूल से तुलना की है, उन्होंने चिड़िया से तुलना की है, तो वो कहते हैं, जैसे फूल से तुलना करते हुए कहते हैं कि बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। और चिड़िया वाले में भी कह रहे हैं कि कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, अर्थात जब कविता पंख लगा करके उड़ती है तो उसके रहस्य को, उसकी कल्पना शक्ति को चिड़िया नहीं समझ सकती। और इसी तरह यहाँ कह रहे हैं कि कविता जब बिना मुरझाए महकती है, अपना आनंद चारों तरफ फैलाती रहती है, तो उस रहस्य को फूल नहीं समझ पाते। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, कि जिस तरह से बच्चे जो होते हैं उनके अंदर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है, किसी तरह का कोई बंधन वो स्वीकार नहीं करते हैं, और सब घरों को एक कर देने के माने मतलब सभी को जोड़ने का, सभी में एकता लाने की जो वसुदैव कुटुंबकम की भावना बच्चों के कोमल हृदय में होती है, वैसी ही भावना कविता में भी होती है। और जिस तरह से बच्चे के जो सपने होते हैं, बच्चे का जो भविष्य जो असीम होता है, उसकी जो संभावनाएं होती हैं, बच्चे में जो उत्साह है, उमंग होता है, उसी तरह कविता में भी क्या होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। और कविता का जो अर्थ होता है वो भी इतनी ही व्यापक संभावनाएं लिए हुए
होता है। और जिस तरह से एक बच्चे में रचनात्मक ऊर्जा होती है, उसी तरह से कविता का भी यही संदेश होता है। एक कविता में भी उसी तरह से रचनात्मक ऊर्जा समाही हुई होती है। सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, अर्थात भेदभाव रहित, सीमाओं के बंधन रहित, सबको एक कर देने की भावना जो बच्चों के मन में होती है, वही कविता के अंदर भी समाहित होती है। इस तरह इस कविता में कवि यही संदेश देना चाहते हैं कि कविता की जो तुलना है वो हम फूल और चिड़िया से नहीं, बच्चे से कर सकते हैं। बच्चे की जो भविष्य की अपार संभावनाएं हैं, बच्चे के जो असीम खेल हैं जिसमें वो कोई बंधन स्वीकार नहीं करता, बच्चे का जो कोमल हृदय होता है, इन सब के साथ हम कविता की समानता दिखा सकते हैं। इनके समानांतर हमारी कविता है। अब यहाँ देखिए, हम देखते हैं इसका शिल्प सौंदर्य। तो भाषा वही है, सरल, सुबोध, प्रवाहमय, ऐसी भाषा यहाँ देखने को मिलती है। इसके साथ ही बाहर भीतर, यह घर वह घर, इसमें अनुप्रास अलंकार है और अंत में तुक भी देखने को मिलता है। बहाने, माने, जाने, इन सब में तुक भी देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ यह छंद मुक्त रचना भी है, इसमें किसी छंद का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये छंद मुक्त रचना है। तो उम्मीद है आपको ये कविता समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, इसकी व्याख्या समझने में आपको सहायता होगी। धन्यवाद। उम्मीद है आपको कविता पसंद आई होगी, व्याख्या समझने में आपकी सहायता करेगी। इन्हीं आशाओं के साथ धन्यवाद।